नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत ने बनाए 44 पुल तो बौखला गया चीन, कहा हम लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा LAC के पास 44 महत्वपूर्ण पुलों के उद्घाटन को लेकर चीन ने बौखलाहट भरा रवैया जाहिर किया है। चीन ने कहा है कि भारत ने लद्दाख को गैर कानूनी रूप से संघ शासित प्रदेश घोषित किया है। साथ ही चीन द्वारा इन 44 महत्वपूर्ण पुलों को लेकर भी विरोध दर्ज कराया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि दोनों ही पक्षों को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे स्थितियां गंभीर बने। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन की तरफ से यह बयान दोनों देशों के बीच 7वें चरण की सैन्य वार्ता के ठीक एक दिन पहले आया है। चीन के सरकारी अखबार में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक झाओ ने कहा कि चीन गैरकानूनी रूप से बनाए गए संघ शासित लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता। हम विवादित क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी विरोध करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में हवा की क्वालिटी यानी कि एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। जबकि पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में आ गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे नोएडा में भी स्थिति मध्यम से बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले मंगलवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी 157 यानी कि मॉडरेट थी और मंगलवार को एयर क्वालिटी 239 यानी कि खराब श्रेणी में है। दोस्तों दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पहले की तरह ही पराली जलाने का काम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा की क्वालिटी में गिरावट देखी जा रही है। इन तीनों राज्यों के किसानों का कहना है कि कोई और समाधान न होने के चलते ही ये लोग पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली के तीनों निगमों का दावा है कि वो प्रदूषण से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली के दक्षिणी नगर निगम ने तो इस बार 10 एंटी स्मोक गनों का इस्तेमाल करने का फैसला भी लिया है, जिससे कि 10 लोकेशंस में प्रदूषण से राहत मिलेगी। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलरों से पानी का छिड़काव, कूड़ा न जलाया जाए, इसके लिए नाइट पेट्रोलिंग और कूड़ा जलाने वालों के चालान आदि की तैयारियां कर रखी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा 370 का मामला चीन खुद उठा रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, चीन से सीधे बात करने से ही तनाव कम होगा। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर से लोकसभा सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अनुच्छेद 370 को चीन से जोड़ने वाले बयान से बवाल मचा हुआ है। वहीं अब्दुल्ला ने दैनिक भास्कर से एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में अपने बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 का मामला चीन खुद उठा रहा है, इसमें फारूक अब्दुल्ला को बोलने की जरूरत ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला अपने बयान से चर्चा में रहते हैं, लेकिन दोस्तों चीन की मदद से अनुच्छेद 370 को वापस लाने वाला उनका बयान पिछले दिनों आया, जो कि काफी सुर्खियों में और विवादों में रहा। अब सीनियर अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना राणावत का उद्धव सरकार पर वार, कहा गुंडों ने बार रेस्टोरेंट खोले पर मंदिर नहीं। जी हां दोस्तों, कंगना राणावत अपनी बेबाकी से एक बार फिर सुर्खियों में है। वे सोशल मीडिया के सहारे बॉलीवुड और शिवसेना पर लगातार निशाना साधती रहती है। मुंबई में ग्रिड फेल होने के बाद भी कंगना ने सत्ता में मौजूद शिवसेना पर तंज कसा था और अब महाराष्ट्र गवर्नर द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना के बाद कंगना ने भी महाराष्ट्र के CM को लेकर तीखा वार किया है। कंगना ने न्यूज एजेंसी ANI के ट्वीट को रिट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा था कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने CM उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है और उनसे इस महामारी में पूजा अर्चना के स्थलों को खोलने को लेकर सवाल किया गया है। इस पत्र के एक हिस्से में यह भी लिखा था कि मैं सोचता हूं कि क्या आपको किसी तरह की दिव्य सूचना प्राप्त हो रही है कि आप पूजा के स्थानों की रीओपनिंग को लगातार टाल रहे हैं, या फिर आप खुद सेकुलर बन चुके हैं, जिस शब्द से कभी आप खुद नफरत किया करते थे। दोस्तों वहीं गवर्नर के बाद उद्धव ठाकरे पर कंगना ने भी निशाना साधा। उन्होंने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि यह जानकर अच्छा लगा कि गुंडा सरकार से माननीय गवर्नर साहब सवाल पूछ रहे हैं। गुंडों ने बार और रेस्टोरेंट्स तो
खोल दिए हैं, लेकिन रणनीति के हिसाब से मंदिरों को बंद रखा गया है। सोनिया सेना तो बाबर की सेना से भी घटिया बर्ताव कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस राज्य में 1500 रुपए में होगा इस महामारी का टेस्ट, सरकार ने प्राइवेट लैब को दिए सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस महामारी टेस्ट की कीमत तय कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि इस महामारी का टेस्ट की कीमत 1500 रुपए तय की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की सभी प्राइवेट लेबोरेटरीज को इस आदेश का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद अब ममता सरकार एम्बुलेंस की मनमानी पर भी अंकुश लगाने की तैयारी में है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद यह आदेश दिया गया है कि निजी प्रयोगशालाओं द्वारा इस महामारी के टेस्ट के लिए अधिकतम मूल्य सीमा 1500 रुपए तय कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बदहाल बिजली व्यवस्था, 2/3 गांवों और 40% शहरों में हर दिन होता है पावर कट, 6% लोगों ने ही की शिकायत। जी हां दोस्तों, देश की आजादी के 72 साल बाद भी गांवों को ही नहीं बल्कि शहरों में भी लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। जर्जर ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था, डिस्कॉम कंपनियों के घाटे और बिजली चोरी जैसे कारणों को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर ने अपनी रिपोर्ट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया में कहा है कि देश के 2/3 गांवों और 40% शहरों में हर दिन कम से कम 1 घंटा बिजली गुल जरूर होती है। सर्वे में शामिल 76% लोगों ने माना कि उनके घरों में अक्सर बिजली गुल हो जाती है। ज्यादा देर और बार बार बिजली गुल होने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है। इसके बाद झारखंड, असम, बिहार और हरियाणा में भी अधिक देरी तक और बार बार बिजली गुल होने की समस्याएं देखने को मिलती रहती है। करीब 1/3 आबादी को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है। वोल्टेज कम या ज्यादा होने की समस्या से ब्लैकआउट्स, कम रोशनी और घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के खराब होने की समस्या आम है। अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी के कारण महज 6% लोगों ने ही बिजली आपूर्ति से जुड़े मामलों की शिकायत संबंधित अथॉरिटी से की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बुरे फंसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली किसी से छिपी नहीं है। चीन से मिलने वाली खैरात से ही पाकिस्तान का गुजारा चल रहा है। इसके बावजूद नए पाकिस्तान का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान जनता के पैसे को अपने राजनीतिक हित साधने में इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सोमवार को उन्हें एक नोटिस जारी किया है। खान को अपनी पार्टी के समर्थक वकीलों के एक राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए यह नोटिस दिया गया है। इसके आयोजन में कथित तौर पर सार्वजनिक कोष का उपयोग किया गया। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में दूसरा स्थान रखता है इस महामारी के कुल संक्रमितों के मामले में। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 72 लाख को पार कर गई है। वहीं दोस्तों, मौतों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है, जबकि एक्टिव केस 8,40,000 के करीब हैं। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 15.5 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का नंबर आता है। उसके बाद में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, असम, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति। तो दोस्तों बात की जाए पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,78,38,000 को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 10 लाख के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे बड़ा दंश अमेरिका झेल रहा है। अमेरिका में इस महामारी के अब तक 78,28,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है और तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 51 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इन तीनों देशों के बाद में रशिया, कोलंबिया, अर्जेंटीना, स्पेन, पेरू, मैक्सिको, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, चिली, इराक आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। SBI कार्ड ग्राहकों को फेस्टिवल का तोहफा, इन ब्रांड्स पर मिलेगा भारी कैशबैक और बड़े डिस्काउंट्स। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन को देखते हुए सभी कंपनियां अब अपने कस्टमर्स के लिए कई बड़े ऑफर पेश कर रही है। इसी लिस्ट में अब SBI भी शामिल हो गया है। SBI कार्ड ग्राहकों को कई ब्रांडों पर डिस्काउंट के साथ साथ कैशबैक की भी पेशकश की
जाएगी। दोस्तों 2000 से अधिक शहरों में 1000 से अधिक ऑफर के साथ एसबीआई कार्ड धारकों को अपने त्योहारी सीजन की खरीदारी पर कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ यह फेस्टिवल ऑफर 15 नवंबर 2020 तक चलेगा। दोस्तों एसबीआई कार्ड ने मंगलवार को इस फेस्टिवल ऑफर के बारे में बताते हुए कहा कि उसने बदलते खरीदारी के रुझान को देखते हुए त्योहारी सीजन के लिए कई पेशकश शुरू की है और ग्राहकों को ब्रांडों की खरीदारी पर कैशबैक के साथ डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा कि इस साल हम अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलकर 1000 से अधिक ऑफर लेकर आए हैं। दोस्तों एसबीआई कार्ड के द्वारा जिन प्रमुख कंपनियों में ऑफर दिए जा रहे हैं उनमें अमेजन, क्रोमा, फर्स्ट क्राई, ग्रोसफर्स, होम सेंटर, मोर हाइपर मार्केट, पेनालूम्स, सैमसंग मोबाइल, टाटा क्लिक, मार्क्यू ब्रांड्स में कैशबैक और डिस्काउंट्स ऑफर शामिल हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ऑफर और ब्रांड शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले प्रशांत किशोर पहुंचे पश्चिम बंगाल, तैयार होगी टीएमसी की चुनावी रणनीति। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल पहुंचकर चुनावी रणनीति तैयार करने वाले हैं। खबरें हैं कि प्रशांत किशोर और तृणमूल के सांसद अभिषेक बैनर्जी उत्तरी बंगाल का दौरा करेंगे। दरअसल दोस्तों उत्तरी बंगाल में बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है और दुर्गा पूजा के पहले गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह के पश्चिम बंगाल पहुंचने पर राजनीति माहौल और गर्मा सकता है। राज्य में पहले से भी राजनीतिक हत्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली पर ममता सरकार के दमनकारी रवैये को लेकर आलोचनाएं भी की जा रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रशांत किशोर जून 2019 में तृणमूल के चुनावी रणनीतिकार बने थे। इसके बाद यह पहली बार होगा जब वो उत्तरी बंगाल के दौरे पर जाएंगे। राज्य के इस हिस्से में विधानसभा की 54 सीटें आती है। प्रशांत के साथ अभिषेक बैनर्जी 3 दिनों तक राज्य के इस हिस्से का दौरा करेंगे। इस दौरान ये दोनों सिलीगुड़ी, अलीद्वारपुर, जमालयपुर, कूच बिहार और दार्जिलिंग में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों बात की जाए बीते 24 घंटों की तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। तटीय ओडिशा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, केरल के साथ साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, आंतरिक ओडिशा और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश हुई है। उत्तरी भारत पूर्ण रूप से सूखा रहा। दोस्तों बात की जाए आगामी 24 घंटे की तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, कर्नाटक, मराठवाड़ा में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, केरल, रायलसीमा और कोकण गोवा के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। दोस्तों जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश की भी संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, 3 दिन के बाद सस्ता हुआ सोना अब तक कीमतों में आ चुका है 5374 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी। जी हां दोस्तों, मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी डॉलर में आई तेजी की वजह से सोने के दाम गिरकर 3 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इसी का असर घरेलू बाजार पर भी दिख रहा है। दोस्तों मंगलवार को कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आ गई। MCX पर आज शुरुआती कारोबार में दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 0.55% गिरकर 50,826 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह चांदी के वायदा भाव में भी 1.2% की कमी दर्ज की गई है और यह 62,343 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। वहीं दोस्तों बात की जाए दिल्ली सराफा बाजार की तो दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 240 रुपए महंगी होकर 52,073 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जबकि चांदी की कीमत में 786 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अभी है 64,927 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शी जिनपिंग से दोस्ती, ओली के लिए बनी जिगा जंजाल, इस बार बुरे फंसे नेपाली प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार लोगों के विरोध का सामना कर रही है। चीन के मामलों पर ओली का मौन नेपाल में लोगों को अखरने लगा है। नेपाल में लोग चीन की हरकतों से तंग आ गए हैं। चीन द्वारा नेपाल की सीमा क्षेत्र में लगातार किए जा रहे
रहे अतिक्रमण के खिलाफ बोलने के लिए अब ओली पर दबाव बढ़ने लगा है। हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हुमला जिले में नेपाली क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है। चीन ने यहां बाउंड्री पिलर नंबर 12 बना लिया है। हैरत की बात यह है कि चीन ने इस बाबत नेपाल को सूचना भी नहीं दी, जबकि द्विपक्षीय समझौते के बिना बाउंड्री पिलर का निर्माण नहीं किया जा सकता। दोस्तों, नेपाल के सांसद जीवन बहादुर शाही के नेतृत्व में नेपाली कांग्रेस की एक टीम और नेपाल के विपक्षी दल ने हाल ही में नेपाल की उत्तरी सीमा का दौरा किया था। उन्होंने वहां 11 दिन बिताए और पाया कि नेपाली क्षेत्र के अंदर पिलर नंबर 12 क्षतिग्रस्त था और बिना किसी को सूचना दिए चीन ने इसे फिर से बना लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गगनयान प्रोजेक्ट, इसरो ने दी मानव अंतरिक्ष यान पर बड़ी खबर, जल्द लॉन्च होगा PSLV रॉकेट। जी हां दोस्तों, इसरो प्रमुख के शिवन ने मंगलवार को कहा कि भारत ने 59 देशों के साथ 250 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भारत की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए और अन्य अंतरिक्ष इच्छुक देशों की मदद करने के लिए भी है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का प्रमुख सहयोग रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और इजराइल के साथ चल रहा है और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा चल रही है। वह इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस IAC 2020 के पूर्व सत्र में बोल रहे थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत में इस महामारी वैक्सीन की उपलब्धता पर स्वास्थ्य मंत्री ने दी बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीन को लेकर करोड़ों भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को बताया कि भारत में इस महामारी के लिए टीका साल 2021 की शुरुआत तक आने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल विशेषज्ञ योजना बनाने में लगे हैं कि वैक्सीन का वितरण देश भर में किस तरह से किया जाए। दोस्तों, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में एक से अधिक स्रोत से देश को टीका मिल जाएगा। हमारे विशेषज्ञ देश में वैक्सीन के वितरण को कैसे शुरू किया जाए, इसकी योजना के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, GST मुआवजे को लेकर नहीं बनी बात, 9 राज्यों ने ठुकराई केंद्र सरकार की सलाह। जी हां दोस्तों, सोमवार को चली GST काउंसिल की मैराथन बैठक में राज्यों के मुआवजे को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पाई। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 2 प्रस्तावों पर सिर्फ 12 राज्यों ने ही अमल करने पर अपनी रजामंदी जताई है। 9 राज्य केंद्र सरकार की सलाह को मानने के लिए अब भी तैयार नहीं हैं। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन 9 राज्यों की मांगों पर विचार करने के लिए और वक्त मांगा है। दोस्तों, देर रात तक चली GST काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक में सेस कलेक्शन और सेस कलेक्शन की समय सीमा बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चाएं हुई। उन्होंने बताया कि राज्यों के राजस्व को लेकर हुई बहस को लेकर कोई सहमति अभी तक फिलहाल नहीं बन पाई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, त्योहारों में सफर होगा आसान, राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस समेत चलेंगी 40 ट्रेनें। जी हां दोस्तों, त्योहारों में अगर आप ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, उत्तर रेलवे ने 40 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। इसमें राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो, शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल है। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने बताया कि 15 अक्टूबर से ट्रेनों को चलाया जाएगा। जो ट्रेनें चलाई जाएंगी उनमें हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली कलकत्ता शताब्दी, नई दिल्ली देहरादून शताब्दी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा दिल्ली एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन स्पेशल है। इसके अलावा दोस्तों, कई और ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। खबर के अनुसार उत्तर रेलवे 16 अक्टूबर से बांद्रा टर्मिनल हजरत निजामुद्दीन युवा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भी चलाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, महाकाव्य रामायण के रचनाकार कौन थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं रामायण के रचनाकार का नाम तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।